वीडियो के थंबनेल पे आपने देख लिया होगा कि आज किस कार के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये है इंडिया की कॉम्पैक्ट सेडान में से होंडा की अमेज। होंडा अमेज जो है वो किस तरह से एकदम वैल्यू फॉर मनी कार है, किन चीज़ों में मारुति सुजुकी डिज़ायर से बेटर है, वो चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। माइलेज अच्छी है या इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसका ट्रांसमिशन किस तरीके का है, फीचर्स इसमें आपको क्या क्या मिलते हैं, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो है वो मिलकर के एक किसी भी कार को जो है वैल्यू फॉर मनी बनाती है। इसमें आपको मिलता है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो प्रोड्यूस करता है 88 bhp की पावर और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क। आपको किसी तरीके की मेंटेनेंस ज़्यादा पे पैसे खर्च नहीं करने हैं, आपको ज़्यादा पॉकेट पे वो भारी ना पड़े अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से होंडा अमेज जो है वो आपके लिए फिट बैठती है। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस कार को अपने कंपटीशन से एक दो नहीं, मेरे ख्याल से 4-5 स्टेप्स आगे ले जाती है, वो है इसका ट्रांसमिशन। इसमें आपको मिलता है सीवीटी ट्रांसमिशन, और जो इसका कंपटीशन है उसमें आपको मिलता है आज की डेट में भी, जो उनका फेसलिफ्ट आया था उसके बाद भी, एएमटी ट्रांसमिशन। अगर आप थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं तो एएमटी ट्रांसमिशन और सीवीटी ट्रांसमिशन में कोई कंपैरिजन नहीं है, मतलब कि आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। सीवीटी एक प्रॉपर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। इसमें आपको 7 स्पीड जो है सीवीटी मिलता है, हालांकि मैनुअल भी आता है, लेकिन आज जो हम चला रहे हैं ये सीवीटी है। माइलेज की बात करें तो 18 टू 19 kmph की जो माइलेज है कंपनी क्लेम करती है, लेकिन मैं मानता हूं कि 14 से 15 की माइलेज जो है ये आराम से आपको किसी भी कंडीशन में निकाल करके दे देगी, अगर आप इसको डिसेंट तरीके से चलाते हैं, बहुत ज़्यादा रेव नहीं करते हैं। लोग बहुत बात करते हैं इस इंजन के बारे में कि इंजन शोर करता है, इंजन साउंड प्रोड्यूस करता है, अंदर आपको आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। वो सारी चीज़ें तब है जब आप इसको एक उस नज़रिए से देखते हैं, उस तरीके से चलाते हैं जिस चीज़ के लिए कार बनी नहीं है। ये गाड़ी बनी है एक तरीके से चलाने के लिए, गाड़ी बनी है आराम से चलाने के लिए, सिटी में चलाने के लिए, जहाँ पर आप इस कार को जो है एक नॉर्मल जो परमिसेबल लिमिट्स है उसमें चलाते हैं, हाईवे पे भी लेके जाते हैं तो 80 टू 100 के बीच में रखते हैं। वहाँ पर अगर आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो आई एम श्योर, आई कैन बेट ऑन दिस, कि आपको इस इंजन की कोई साउंड जो है वो ज़्यादा नहीं लगेगी। इन सेफ्टी फीचर्स की सबसे पहले बात करें तो बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर है जिसमें कि ये मोस्ट अफोर्डेबल सेडान बन जाती है विद एडास लेवल 2, यानी कि इस सेगमेंट में कोई भी आपको एडास लेवल 2 नहीं दे रहा है इस प्राइस ब्रैकेट में। प्राइस ब्रैकेट से बात करें तो 8 से 10 लाख रुपए के बीच में ये गाड़ी आती है। एक्स शोरूम जो बेस वेरिएंट है वो 7.5 पौने 8 के आसपास पड़ता है, और 10 लाख रुपए के आसपास जो है इसका टॉप वेरिएंट जाता है। तो 10 लाख की कोई भी गाड़ी में आपको एडास लेवल 2 देखने को नहीं मिलेगा, जबकि इसमें आपको मिलता है। हालांकि वो जो एडास लेवल 2 है वो कैमरा बेस्ड एडास है, वो आपको सेंसर रडार बेस्ड एडास नहीं मिलता। लेकिन यही चीज़ हमने एलिवेट के टाइम पे भी चेक करी थी, एलिवेट में भी हमने इसको काफ़ी अच्छे से देखा था, तो काम बहुत बढ़िया करता है। इनफैक्ट कि रेनी सीज़न हो या वहाँ पर फॉगी सीज़न हो, तो वहाँ पर अगर पूरी तरह से ये कैपेबल नहीं होता तो वो अपनी तरफ से आपको एक मैसेज जरूर डिस्प्ले कर देता है कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं एडास लेवल 2 के जो काम नहीं करेंगे, यानी कि वो आपको टाइमली जो है इन्फॉर्म कर देता है। लेकिन अगर प्रॉपर जैसे अभी वेदर है, प्रॉपर सनलाइट है, या फिर इवन की नाइट टाइम पे भी एडास लेवल 2 इसका काफ़ी अच्छे से काम करता है। थोड़ा सा फ्रंट में आपको दिखाना चाहूँगा कि इसकी जो फ्रंट फेशिया है उसमें फेसलिफ्ट में क्या क्या चेंजेस हुए थे। इसकी जो ग्रिल है उसको चेंज कर दिया गया था। एलईडी सेटअप आपको मिलता है इंक्लूडिंग दी हेडलैम्प्स, आपके फॉग लैम्प्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट एलईडी सेटअप में मिलती हैं, चाहे आप फ्रंट की बात करें चाहे आप रेयर की बात करें। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपको कैमरा बेस्ड रडार एडास लेवल 2 मिलता है जो यहाँ पर प्लेस्ड है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर्स मिल जाते हैं। कॉम्पैक्ट सेडान जो है ये सब 4 मीटर के अंदर आती है, 3995 मीटर में आती है। तो इसके जो टैक्सीज हैं वो भी अकॉर्डिंगली लगते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो प्राइसिंग है वो काफ़ी अफोर्डेबल हो जाती है। आप राइट साइड में अगर टायर्स की बात करें तो 14 इंचज़ के आपको इसमें टायर मिलते हैं, 185/60 R15, सॉरी ये टॉप वेरिएंट है, 15 इंचज़ के टायर्स में आपको मिलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 172 की है, पहले 170 आती थी ग्राउंड क्लियरेंस, अब इसको 172 कर दिया, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इस तरह से आपको इसकी की मिलती है, और इसकी की में एक एक्स्ट्रा बटन मिलता है ये वाला, और इससे आप जो है इसको रिमोटली इसके इंजन को स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन ये वाला ऑप्शन आपको सिर्फ सीवीटी में मिलेगा, मैनुअल में नहीं मिलेगा। और एक पीछे आते हैं तो एक और ख़ास चीज़ जो इसको अपने कंपटीशन से आगे लेके जाती है वो है इसका बूट स्पेस। इसमें आपको 416 लीटर का काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिलता है। बूट लिप ज़रूर थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि थोड़ा सा आपको यहाँ पर सामान निकालने रखने में दिक्कत हो सकती है, बड़ी ट्रॉली, बड़ी अटैची वगैरह है, लेकिन स्पेस काफ़ी अच्छा है। अगर बात करें इसके कंपटीशन में तो आपको 370-380 लीटर्स के आसपास मिलता है, जबकि इसमें 416 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है।
अब इस बैजिंग को तो हर कोई जानता है, जो होंडा की कार्स को जानता है उसको सबको पता है कि आई टेक जो इंजन है होंडा का, चाहे वो आपने एलिवेट में यूज़ किया हो, चाहे अमेज में किया हो, या फिर वो सब गाड़ियाँ जो अब इंडिया में नहीं आ रही हैं, BRV हो गई या जो बाकी की होंडा की कार्स पहले आया करती थी, आई टेक इंजन इज़ द मोस्ट रिलायबल इंजन जो इनफैक्ट अभी मार्केट में अवेलेबल है। अगर किसी को सिर्फ एक ऐसा इंजन चाहिए जिसे सालों साल वो चलाएं, 2-3 लाख किलोमीटर, 4 लाख किलोमीटर, जिससे कि इन इंजन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने अपने चैनल पे पहले भी कवर किया है 10-12 साल पुरानी, 15 साल पुरानी होंडा सिटी का ओनरशिप रिव्यू तक हमने किया, जहाँ पे ओनर्स का कहना था कि आज भी उनकी गाड़ी बिल्कुल नई की तरह चलती है अगर मेंटेनेंस प्रॉपर की जाए। वहाँ पर वो बाहर से सर्विस करवा रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल हैं, खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है। यानी कि आप इस गाड़ी को जब लेते हैं तो विन विन सिचुएशन में रहते हैं। किसी भी तरीके से आपको रिग्रेट फील नहीं होगा कि यार मैंने ये गाड़ी जो ले तो ली, लेकिन मुझे इस पर खर्चा ज़्यादा करना पड़ रहा है या मेंटेनेंस ज़्यादा आ रही है। इसमें आपको 3 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है जो स्टैंडर्ड कार के साथ आती है। उसके अलावा 7 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी अलग से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। टोटल 10 इयर्स की वारंटी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कि आप ये एक चीज़ देखिए कि होंडा को ये पता है कि हमारा वो इंजन चाहे वो 1.2 NA हो, चाहे वो 1.5 NA हो, हम उसमें 10 साल तक की वारंटी दे सकते हैं। 10 इयर्स जो होते हैं ना, बहुत होते हैं। मतलब आप एक गाड़ी अगर 10 साल अपने पास रखते हैं तो 11वें साल आप खुद उस गाड़ी को बेच देंगे कि भैया अब मैं चला चला के बोर हो गया, अब गाड़ी चेंज करते हैं। लेकिन होंडा का ये कहना है कि 10 साल हम उस गाड़ी अगर आप अपने पास रखते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हमारी, इंजन को कुछ नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि ब्रांड कितना कॉन्फिडेंट है। दूसरी चीज़ें, बहुत से लोग ना होंडा को लेकर कई सारी बातें करते हैं, और इसको ओपनली बात करने में मुझे एटलीस्ट कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने मेरे पुराने एलिवेट के वीडियोस भी देखे हों तो मैंने जम करके होंडा की जो कमियां हैं उनके बारे में बात की है। हमेशा ये बताया है कि ये चीज़ आप नहीं दे रहे हैं जिसकी वजह से आपकी सेल्स नहीं हो रही है, यहाँ पर आपकी दिक्कत है, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे प्रमोशंस है, चाहे लैक ऑफ आपकी फ्लीट है। आपके पास इंडिया में कार्स ही लिमिटेड हैं जिसकी वजह से आपकी उतनी सेल्स नहीं आती है, मार्केट प्रेजेंस नहीं बन पाती है। तो आज भी हम उसी तरह से इस वीडियो में करेंगे कि हम उस खुलकर बात करेंगे हर चीज़ के बारे में जहाँ पर होंडा कमी रखती है। होंडा की ये गाड़ी भी अच्छी तरह कैपेबल है अपने ब्रांड, अपने कंपटीशन की हर गाड़ी को फेल करने में, लेकिन उसके बावजूद जो कंपटीशन की कार है वो इससे ज़्यादा बिकती है। उसका भी कई रीजंस हैं, बिकॉज उनका सर्विस नेटवर्क ज़्यादा बेटर है, उसकी माइलेज ज़्यादा अच्छी है, उसके अलावा उसमें आपको और फैंसी फीचर्स कई सारे ऐसे दे दिए गए हैं जो आज भी होंडा नहीं देती है। चलिए अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं, अंदर चलते हैं और डिटेल में बात करेंगे। जो चीज़ें हैं मिलती हैं उस बारे में बात करेंगे, जो चीज़ें नहीं मिलती हैं उस बारे में बात करेंगे। आइए। ड्राइव स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं इसका जो ओडोमीटर है उसका ट्रिप रीसेट कर देता हूँ ताकि हम एक माइलेज का भी एक आइडिया लगा सकें। ठीक है, अभी तो ये 260 किलोमीटर मैं चला चुका था इसको। इसका मैंने जो ट्रिप बी है उसको ज़ीरो कर दिया है। ठीक है, तो अब ट्रिप बी को ही हम चेक करेंगे। ड्राइव स्टार्ट करते हैं, इसको डी मोड पे डालते हैं। जैसे ही आप गाड़ी को डी मोड पे डाल के उठाते हैं ना, तो आपको एक ठीक ठाक एक्सीलेटर देना पड़ता है और उसके बाद गाड़ी जो है वो उठ जाती है। कुछ किलोमीटर हम लोग सिटी में चलाएंगे, उसके बाद थोड़ा कुछ किलोमीटर हम लोग इसको हाईवे पे लेके जाएंगे, तो मिक्स ड्राइव रहने वाली है हमारी। ज़्यादा बात हम करेंगे इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स के ऊपर, इसकी हैंडलिंग के ऊपर, मैन्यूवरिंग किस तरह की है, 60 to 80 के बीच में कैसे ही परफॉर्म करती है, 100 के ऊपर जब हम स्पीड लेके जाते हैं 100 के आसपास तो कितनी जो है इसकी साउंड बढ़ जाती है, या वाइब्रेशन वगैरह कुछ हमें फील होती है कि नहीं। एक और चीज़ कि इसमें एसी जो है वो हमेशा हमारा ऑन रहेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग जो है माइलेज निकालेंगे। एप्पल कार प्ले हमारा कनेक्टेड है। एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो आपको इसमें वायरलेस मिलता है, सीमलेसली कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको 8 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन मिलती है, 7 इंच का आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है जैसे आपको एलिवेट में देखने को मिलती हैं। हार्ड बटन्स भी आपको यहाँ राइट साइड में दिए हुए हैं। जैसे मैं गाड़ी में बैठता हूँ मेरा एप्पल कारप्ले कनेक्ट हो जाता है, विच इज़ द मेन थिंग, क्योंकि कई गाड़ियों में हमने देखा है कि कनेक्ट का इशू रहता है या वो लैगी रहता है बहुत ज़्यादा। यहाँ ऐसे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सीमलेस काम करेगा। एसी वेंट्स वगैरह जो है, ये जो इसका फेसलिफ्ट था उसमें थोड़ा डिज़ाइन यहाँ चेंज किया गया था, तो एसी जो है इम्प्रेसिव है काफ़ी इसका, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। कि नीचे आपको यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, 12 वोल्ट का 180 वाट का मैक्सिमम यहाँ पर सॉकेट मिल जाता है। 2 टाइप ए पोर्ट्स मिल जाते हैं और कप होल्डर वगैरह सब यहाँ पे स्पेस वगैरह मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा मोटा स्पेस है।
हार्ड बटन्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, सारे टैक्टाइल आपको बटन्स मिलते हैं। सारी चीज़ें जब आप टच में दे देते हैं ना तो वो कई बार ना बहुत अनोइंग हो जाती हैं। सो टैक्टाइल बटन्स का जो ये कंसेप्ट है ना, ये मैं चाहता हूँ कि हर गाड़ी में होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दी जो टच जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अच्छी चीज़ ये है कि 7 स्पीड जो CVT आपको मिलता है उसमें आपको किसी तरह की जो है गियर शिफ्टिंग फील नहीं होती है। जो अप शिफ्टिंग डाउन शिफ्टिंग वगैरह बिल्कुल एकदम स्मूथ है, कोई आपको फील नहीं होगा कि यार अब गियर शिफ्ट हो रहा है या मुझसे हो रहा है। अभी करंटली हम लोग जो है वो 60-65 की स्पीड पे हैं, इसको 70-80 तक लेके जाते हैं, देखते हैं कि कितना RPM ये मेंटेन करके रखती है। और एट द एंड ऑफ वीडियो बने रहिएगा, बिकॉज इसकी माइलेज के ऊपर भी हम बात करेंगे और किन लोगों को ये गाड़ी लेनी चाहिए और किन लोगों को ये गाड़ी अवॉइड करनी चाहिए, उस पर भी हम जब अपना वीडियो कंक्लूड करेंगे तो उस पर बात करेंगे। करंटली इस टाइम 80 पे जो है स्पीड पे चल रही है और इसका जो RPM है तकरीबन 1700-1800 RPM के आसपास है ये इसका। तो 80 में तो इसने अंडर 2000 अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। तो जैसे ही आप रेव करते हैं तो एकदम ये शूट अप करता है रेव, ये 2000-2500 RPM के आसपास चला जाता है। लेकिन उसके बाद एकदम आप देखिए अब इस टाइम जो है ये 1500 RPM से नीचे है। 80 की स्पीड पे मैं चला रहा हूँ और ये 1500 से नीचे 1300 इनफैक्ट 1200 RPM तक ले आएगा। ये इस इंजन की खासियत है जो मैंने एलिवेट के टाइम पे भी नोटिस करवाई थी और मेंशन की थी। यहाँ पर भी मैं यही चीज़ मेंशन कर रहा हूँ कि जब आप 80 के ऊपर जाते हैं एकदम रेव ज़रूर करता है, हाई रेव इंजन है इसका, लेकिन बहुत जल्दी जो है ये 1500 RPM से भी नीचे आ जाता है। अभी देखिए अब 84 पे चल रही है और RPM जो है इसका 1500 से नीचे है। सस्पेंशंस की बात करें तो सस्पेंशंस इसके थोड़े सॉफ्टर साइड पे हैं और ये आपको जब सिटी ट्रैफिक में आप चलाते हैं विद इन 40-50 स्पीड लिमिट पे तो बहुत अच्छा काम करते हैं। छोटे मोटे गड्ढे वगैरह जो हैं आराम से जो है ये क्रॉस कर जाती है, कोई आपको अंदर जो है फील नहीं होते हैं। बट यही चीज़ जब आप हाईवे पे होते हैं और एक अच्छी स्पीड पे होते हैं ना, 80 इवन 80-90 की स्पीड पे होते हैं, वहाँ पर भी ये सस्पेंशन जो है वो सॉफ्टर साइड रहते हैं। बट हाँ, अगर यहाँ पर कोई गड्ढा आएगा या बम्पी रोड आएगी तो वो आपको अंदर ज़रूर फील होगी, यानी कि जो इसकी एंडुलेशंस वगैरह हैं वो आपको ज़रूर फील होती हैं। एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसका जो एडास है वो किस तरह से काम करता है। ये 82 पे इस टाइम 80-82 पे क्रूज़ कर रहा है आराम से। जैसे ही सामने गाड़ी आएगी तो ये ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड को जो है वो रिड्यूस कर लेगा, विच इज़ लाइक एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल वगैरह बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। और अगर थोड़ी ज़्यादा आती है और क्लोज आती है गाड़ी और आप ब्रेक प्रेस नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर यहाँ पे प्रॉपर वार्निंग आती है। लेन कीप असिस्ट जो है वो 70-72 की स्पीड से ऊपर ही आपका काम करेगा, यानी कि लेन कीप असिस्ट। ये देखिए अभी सामने जो गाड़ी है उसकी स्पीड कम है, इसने अपनी स्पीड को 60s में कर लिया है। वो काफ़ी स्लो चला रहा है, सामने 60s में चला रहा है, तो इसने भी अपनी स्पीड जो है वो 60 कर ली है। अब जैसे ही मैं अपनी लेन चेंज करूँगा, मैंने इंडिकेटर देके अपना लेन चेंज करी, ये देखिए कोई एक्सीलेटर पैडल प्रेस नहीं किया और ये वापस अपनी उसी क्रूज़ जो मैंने 80 सेट किया हुआ था ये उतनी स्पीड पे चला गया। बट द पॉइंट इज़ कि ये उस टाइम पे रेव बहुत फ्रीक्वेंटली करता है और वो कहीं ना कहीं माइलेज पे डेफिनेटली थोड़ा सा असर डालेगा, बिकॉज एकदम से रेव करके ये इंजन जो है वो स्पीड को अटेन करने की कोशिश करता है। बाकी 80 की स्पीड पे कोई वाइब्रेशन नहीं है। गियर बॉक्स पे देखें, पैडल पे देखें, कहीं भी कोई आपको जो है यहाँ पर वाइब्रेशन फील नहीं होगी। स्टेयरिंग पे कोई वाइब्रेशन फील नहीं है, इवन की साउंड में भी कोई नहीं है। हाँ, रेव करता है ज़रूर, तो ज़रूर आपको साउंड अंदर फील होती है। एक चीज़ और मैंने यहाँ नोटिस की है कि एज़ कम्पेयर टू एलिवेट इसका इंसुलेशन लेवल जो है वो थोड़ा सा बेटर है। आपको एज़ कम्पेयर टू एलिवेट यहाँ पे साउंड अंदर कम आएगी। टायर नॉइज़ की बात कर लें या वैसे इंजन नॉइज़ की बात कर लें तो वो कम आएगी, क्योंकि मुझे जहाँ तक फील हुआ कि इसकी जो इंसुलेशन है वो ज़्यादा बेटर है। मैं यहाँ पर अपनी लेन चेंज करना चाह रहा हूँ, बिकॉज मेरे आगे जो ट्रक चल रहा है वो काफ़ी स्लो स्पीड पे चल रहा है, तो आई हैव टू चेंज माई लेन। तो मैं यहाँ पर लेफ़्ट का इंडिकेटर देता हूँ और लेफ़्ट का इंडिकेटर देते ही यहाँ पर आपको एक लेन वॉच कैमरा जो है इसका एक्टिवेट हो जाता है और आपको दिखाता है कि आपके लेफ्ट साइड से कोई नहीं आ रहा, बिकॉज लेफ्ट साइड से जनरली आपका ब्लाइंड स्पॉट बनता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर जो लेन वॉच कैमरा दिया गया है, और ये आपको सिर्फ पैसेंजर साइड मिलेगा, ड्राइवर साइड नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली आप ड्राइवर साइड में तो राइट साइड को आपको वैसे ही पूरा व्यू दिख रहा है, तो उसके लिए आपको कैमरा नहीं दिया गया। यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा नहीं आता है, तो सिर्फ लेफ्ट साइड में पैसेंजर साइड में आपको जो है कैमरा दिया गया है। बाकी ड्राइव बहुत कंफर्टेबल है, मैन्यूवरिंग बहुत अच्छी है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है। जो मुझे रोड का व्यू आ रहा है यहाँ पे बैठ के वो बहुत बढ़िया आ रहा है। ऑब्वियसली एक सेडान में आपको कंफर्ट जो है वो थोड़ा बेटर मिलता है एज़ कम्पेयर टू एसयूवी। जिनको पता है कि सेडान की कंफर्ट किस तरीके का है तो वो सेडान के लिए जाते हैं, चाहे वो लॉन्ग सेडान हो यानी कि इनकी होंडा सिटी हो या कॉम्पैक्ट सेडान हो जैसे कि होंडा अमेज है।
तो सेडान में लेकिन क्योंकि आप ग्राउंड से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होते और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बिल्कुल सेंटर में रहती है, कंफर्ट है वो बेटर हो जाता है। दूसरा, इसकी हैंडलिंग और ज़्यादा बेटर हो जाती है। ये जो सेगमेंट है जिसमें इसका स्ट्रॉन्ग कंपटीशन जो है मारुति सुजुकी डिज़ायर के साथ है, या हुंडई की ऑरा भी आती है, लेकिन हुंडई ऑरा जो है वो उस नंबर्स में नहीं जाती है जितना मारुति सुजुकी डिज़ायर जाती है। वो जनरली कमर्शियल में भी बहुत ज़्यादा जाती है, बट अगर हम पर्सनल कार्स में भी देखें तो भी उसके नंबर्स इससे ज़्यादा ही हैं। वहाँ पर वो इसका नंबर ज़्यादा लाने का सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है माइलेज, क्योंकि उसकी माइलेज जो है वो डेफिनेटली इससे कहीं ज़्यादा है। सेफ्टी की हम बात करें तो सेफ्टी में अब यहाँ पर आपको 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड एज अ बेस वेरिएंट आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि बेस वेरिएंट से ही आपको कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो स्टैंडर्ड मिलते हैं। आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलता है, आपको हिल स्टार्ट असिस्ट मिलता है। ये स्क्रीन जो है, ये स्क्रीन आपको स्टैंडर्ड जो है बेस वेरिएंट से ही देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको वैल्यू फॉर मनी बनाते हैं अगर आप इसका बेस वेरिएंट भी लेते हैं। टॉप वेरिएंट लेते हैं तो डेफिनेटली टॉप वेरिएंट में आपको ये लेन वॉच कैमरा वगैरह जैसे फीचर है, डास लेवल 2 का फीचर है, टायर साइज़ बड़ा जो है वो आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं, विच इज़ अगेन वैल्यू फॉर मनी। आप कोई भी वेरिएंट इसका उठाए, 3 वेरिएंट्स में आती है ये। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या माइलेज इसकी निकल के आई और कैसी परफॉर्मेंस रही इसकी, किसे इस गाड़ी को लेना चाहिए और किसे अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको माइलेज ही दिखा देता हूँ। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं शॉर्ट 51.6 किलोमीटर के आसपास हमने टोटल इस गाड़ी को चलाया, और जो माइलेज अभी निकल के आ रही है वो तकरीबन 18 के आसपास है, 17 पॉइंट समथिंग है। लेकिन एक और शॉट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो हमने इसका बीच में लिया था जब इसकी 35 किलोमीटर के आसपास चली थी, और वहाँ पे इसकी जो माइलेज थी वो 20 क्रॉस कर गई थी, और वो टाइम था जब हम टोटली इस गाड़ी को क्रूज़ कर रहे थे हाईवे पे। वहाँ पे इसकी माइलेज एक बार 20 भी क्रॉस कर गई थी। बट अगर वैसे देखा जाए तो सिटी और हाईवे जब मिक्स है तो 50 किलोमीटर चलाने के बाद एक जो नंबर सामने आया वो 17.6 17.5, यानी कि 17-18 की एवरेज आराम से निकाल के दे रही है, जैसे कि एक्सपेक्टेड था। हालांकि कंपनी की जो क्लेम्ड है वो 19.3 19.6 के आसपास है, पर ठीक है 18 की माइलेज अगर आपको ये सिटी प्लस हाईवे में दे रही है तो मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है। बिकॉज इस कैपेसिटी के इंजन 1.2 लीटर के इंजन के साथ आपकी जो माइलेज 17-18 निकल के आती है तो ये मोर देन इनफ है, और यही इससे एक्सपेक्टेड भी है। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि किसको ये गाड़ी लेनी चाहिए और किसे अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, नो टेंशन कार चाहिए, ज़्यादा मेंटेनेंस पे पैसा नहीं खर्चना है, पॉकेट पे वो भारी ना पड़े, माइलेज अच्छी निकाल के दे, एक पीस ऑफ माइंड कार आपको चाहिए, तो होंडा अमेज आपके लिए बेस्ट कार है। सेडान में कंफर्ट भी अच्छा मिलेगा और बाकी फीचर्स भी जो रिक्वायर्ड फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। और किसे इस गाड़ी को अवॉइड करना चाहिए, अगर आपको ऐसी कार चाहिए जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हैं, जिनको एकदम एक्सीलेटर पैडल पे जैसे ही प्रेस करें और एकदम उनको पावर मिले और कार जो है वो 0 to 100 जो है कुछ सेकंड्स में पहुंच जाए, उन लोगों के लिए फिर ये गाड़ी जो है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकती है। उनको फिर इस गाड़ी के लिए नहीं जाना चाहिए। फिर आपके पास और ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में, आप उन ऑप्शंस के लिए जा सकते हैं। टर्बो इंजन आप प्रेफर कर सकते हैं, बट नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की अपनी एक जो है करेक्टरिस्टिक्स होती है, अपनी एक तरीका होता है। आपको एक्सीलेटर पैडल भी सॉफ्ट पैडल चलाना है, आपको बहुत ज़्यादा जो है रेव नहीं करना है, आपको हाई स्पीड नहीं चलाना है, आपको सिटी में 50 की स्पीड में चलाना है, हाईवे पे 80 to 100 चलाना है। बेस्ट कार है, आँख बंद करके आप इस गाड़ी के लिए सोच सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 10 साल की एक्सटेंडेड वारंटी अगर आपको किसी गाड़ी में मिल रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक कार का जो मेन हार्ट होता है, जो एक मेन उसकी जो बैकबोन होती है, वो उसका इंजन होता है। तो अगर वही सबसे ज़्यादा रिलायबल है तो बाकी चीज़ें तो जो है बाद में ठीक भी हो सकती हैं, चेंज भी हो सकती हैं, बट इंजन एक ऐसी चीज़ होती है जो बाद में चेंज नहीं हो सकता या फिर बहुत बड़ा खर्चा मांगता है। तो यहाँ पर इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। हमने कंप्लीट सारी चीज़ें कवर कर ली, फीचर से लेकर इन एंड आउट सारी चीज़ें। अब मेन चीज़ यही है कि इसके नंबर्स उतने क्यों नहीं है। अगेन थोड़ा सा मैं जो पॉइंट उसका रखूँगा कि होंडा की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वहाँ कहीं ना कहीं लैकिंग है, जिसकी वजह से ये गाड़ी उतनी नहीं बिकती जितनी बिकनी चाहिए। माइलेज उतनी भी कम नहीं है। हाँ, डेफिनेटली आप डिज़ायर के साथ कंपेयर करेंगे आपको थोड़ा बहुत नीचे लगेगी, बिकॉज वो कहीं ना कहीं 20-22 की एवरेज, 24 की एवरेज हाईवे पे निकाल देती है, जो इसने 20 को टच किया है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि उतना नहीं बड़ा डिफरेंस नहीं है जितना कि आप ये कहें कि बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पर एक मुझे पॉइंट समझ में आता है, उसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो इस गाड़ी की जो कोई नेगेटिव मुझे लगाओ। बाकी आपको भी अगर एक कॉम्पैक्ट सेडान में गाड़ी चाहिए, बजट 10 लाख के आसपास का है, इसकी गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लीजिए और अपना डिसीजन जो है वो अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए, अगर आप
सोच रहे थे, तो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, कोई इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।